So welcome back dear children. आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये 9th क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके बारे में हम ऑलमोस्ट एक दिन के बाद एक दिन हम डिस्कस करते रहते हैं अल्टरनेट डेज पर। अल्टरनेट डेज का सिस्टम इसलिए रखा गया है मेरे बच्चों ताकि आपको एक दिन मिले उसको अच्छे से, जो पिछला लेक्चर है उसको अच्छे से प्रिपेयर करने का। आपके पास उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर आप पूछ सकें, इसलिए ये समय जो है वो दिया गया है। तो खैर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक छोटा सा प्रश्न है और वो ये है, क्या कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ओके, इज इट पॉसिबल, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? नाउ इज इट पॉसिबल फॉर मैटर to change its state? Can matter change its state? क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है मैटर के लिए कि वो अपने स्टेट को मतलब कि वो क्या ये पॉसिबल है कि वो अगर लिक्विड है तो गैस बन जाए, अगर गैस है तो वो सॉलिड बन जाए, गैस है तो लिक्विड बन जाए? क्या इज इट पॉसिबल? सो द टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो आंसर इज यस, दिस इज पॉसिबल. मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट एंड देयर आर फ्यू कंडीशंस. ओके, अंडर सुटेबल कंडीशंस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. सो मैटर कैसे स्टेट को चेंज कर सकता है? उसके लिए दो बातें रिस्पॉन्सिबल होती है. एक होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर. ये दो ऐसी चीजें होती हैं जिनको चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको आप जिस स्टेट में चाहें उसमें ला सकते हैं. जैसे अगर सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बात समझाता हूं. आपने ये आपके लिए कॉमन एग्जांपल है. अगर आप के पास पानी है, आप यू कैन चेंज इट्स स्टेट टू सॉलिड. इफ यू हैव वाटर, you can get water in solid state and it is known as ice. Okay, if you have ice, you can get water. If you have water, you can get steam, you can get vapor. है ना, ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं. लेकिन उसके लिए आप करते क्या हैं? जो जनरली आप देखते हैं, हम टेम्परेचर ही चेंज करते हैं. आप के पास पानी है और आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं या उसके थोड़ा सा नीचे लाते हैं तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है. और अगर आपके पास पानी है, आप उसका टेम्परेचर हल्का सा राइज करते हैं और आप देखते हैं, नहीं भी राइज करें, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ही रहने दें, तो तब भी उसमें इवेपोरेशन हो रहा होता है. कैसे पता लगता है इवेपोरेशन हो रहा होता है? इसको आप हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. जस्ट स्पिल सम वाटर ऑन द फ्लोर. मम्मा से तो मार पड़ेगी ही, लेकिन अगर मम्मा ने नहीं देखा थोड़ी देर तक तो वो पानी इवेपोरेट भी हो जाता है ना. तो इसका मतलब है वो पानी जो है, जो लिक्विड फॉर्म में था, वो गैसियस फॉर्म में आ गया. सो देयर आर टू कंडीशंस, टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज प्रेशर. यू हैव टू ऑब्जर्व टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर को आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसमें चेंजेस लानी पड़ती हैं अगर आप चाहें कि मैटर जो है वो अपना स्टेट जो है चेंज कर दे. So, interconversion of matter can be achieved by changing the temperature. You just change the temperature and you can achieve the interconversion of matter. And if you just change the pressure, तब भी ऐसा हो सकता है कि ये प्रेशर के बारे में तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको प्रेशर आता होगा. मेरा मतलब है कि प्रेशर आपको प्रेशर की समझ होगी. और आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात बताई थी और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑक्सीजन का, कि जब ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना. आपने सीएनजी के बारे में सुना होगा, आपने एलपीजी के बारे में सुना होगा. ये बेसिकली गैसियस फॉर्म में, जब पेट्रोलियम गैस जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है तो उसको कंप्रेस करके, लिक्विफाइड करके एलपीजी बनाया जाता है. कंप्रेस करना मतलब उसको प्रेशर उस पर डालना, और प्रेशर डालने के कारण क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो है दे कम क्लोज टू ईच अदर. इंटर पार्टिकल फोर्सेस
increases and they come to liquid, they convert to liquid state, and in this way a gaseous matter changes to liquid state. What is that gaseous matter? It is the petroleum gas, and we compress it under some suitable conditions. We compress it and we get liquid out of it, and that liquid is known as liquefied petroleum gas, LPG, and then it is filled into the cylinders and it reaches to our house, या उसको घरों में पाइप से भी सप्लाई किया जाता है। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर का रोल। टेम्परेचर का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बारे में बात करने के बाद हम बाद में बात करेंगे कि प्रेशर का जो है वो क्या रोल होता है इसमें। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, या देखते हैं साथ साथ ही इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं पहले चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड टू लिक्विड अगर आपने करना है तो क्या है? ओके, नाउ यू वांट टू चेंज टू सॉलिड टू लिक्विड। ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ना, आपको पता ही है। आप आइस यूज में लाते हैं। आइस को अगर आप रूम टेम्परेचर पर भी छोड़ दें, आप सपोज करिए आप फ्लोर के ऊपर एक आइस क्यूब छोड़ दीजिए और देखिए थोड़ी देर में वो आइस क्यूब जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर जो है आपके फर्श पर फैल जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो क्या था? आइस थी, सॉलिड, क्या बन गया? वाटर, लिक्विड। तो सॉलिड चेंज टू लिक्विड, एंड you just, when I was a young boy, I used to think, how is it possible? I have a piece of solid and it changes to liquid. How is it possible? It might be some magic, but this is not magic. This is science. What happens, वो जो आपने सॉलिड का पीस रखा है, जिसको मैंने बोला कि मैं उसको नाम दिया आइस, है ना, मैंने आइस के बारे में बताया। क्या हो रहा है? आइस जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। उनकी आपस में बहुत क्लोजनेस है, बहुत आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन आप अचानक थोड़ा सा उसको गर्मी प्रोवाइड कर देते हैं, हीट प्रोवाइड कर देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, और उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के कारण क्या हो रहा है? देखिए, सॉलिड था, आपने उसको हीट किया, आपने उसको हीट दे दिया, और इस सॉलिड को जब हीट दिया तो क्या हुआ? जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो वीक हो गए। ओके, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो वीक हुए। एनर्जी गेन करके इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक क्यों हुए? क्योंकि एनर्जी गेन करने के कारण पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो थी बढ़ गई। आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो मूवमेंट फास्ट हो जाती है, और जितनी फास्ट मूवमेंट होती है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस की स्ट्रेंथ को, बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होता है, और वो तेजी के साथ टू एंड फ्रो मूव करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो हीट प्रोवाइड की सॉलिड को, जब हीट प्रोवाइड की सॉलिड को, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक हुए। वीक क्यों हुए? मैंने आपको बताया, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स थे, उनके जो मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने एनर्जी गेन की। एनर्जी गेन करके उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हुआ? उनमें मूवमेंट जो थी फास्ट हो गई। मूवमेंट फास्ट होने के कारण क्या हुआ? पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए। इंटर पार्टिकल फोर्सेस इसी कारण से वीक हुए ना, तो दूर जाना शुरू हुए। और सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ईच प्योर सॉलिड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ईच प्योर सॉलिड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, ये जो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये कोई आम चीज नहीं है। इट इज अ मेजर ऑफ, व्हाट इज इट? मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, वो बेसिकली ये मेजर ऑफ, व्हाट इज इट? मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, measure of the strength of the forces of attraction.
मतलब आपको मेल्टिंग पॉइंट पता है तो आप समझ सकते हैं कि फोर्सेस स्ट्रांग हैं या वीक है। ओके अगर आपको किसी का मेल्टिंग पॉइंट पता, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर बताता हूं। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अगर आइस का केस आप स्टडी करेंगे ना तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 273.16 केल्विन, ठीक है। और अगर आप रोम्बिक सल्फर जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करेंगे ना तो इट इज 368 केल्विन। सो जरा देखिए, आप आइस की बात कर रहे हैं, इट इज 273.16 केल्विन। आप रोम्बिक सल्फर की बात कर रहे हैं, इसका ये क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये मेल्टिंग पॉइंट है। मैं लिख देता हूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर। So melting point of ice is 273.16 Kelvin. Melting point of rhombic sulfur is 368 Kelvin. These are not just figures. ये सिर्फ figures नहीं है। मैंने क्या बताया, ये क्या है, measure of the strength of the forces of attraction। कैसे, तो उसका आंसर है since ये टेम्परेचर जो है लो है और ये टेम्परेचर हाई है, लो टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस आर मच वीकर देन दोज इन रोम्बिक सल्फर। आइस का मेल्टिंग पॉइंट लो है और रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इसका मतलब है इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसको तोड़ने में कम एनर्जी इस्तेमाल होती है। तोड़ने का मतलब है पार्टिकल्स को डिस्टेंट करना, थोड़ा सा दूर करना। तो आइस को मेल्ट करना आसान है, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? एक रीजन कि इसका मेल्टिंग पॉइंट आइस का जो है वो 273.16 केल्विन है, जो बहुत कम है एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर विच इज 368 केल्विन। सो अभी तक आपने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर, उसका इंपैक्ट कि वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए यू जस्ट हैव टू हीट इट। हीट करिए, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो वीक हो जाएंगी। वो वीक क्यों होंगी, मैंने उसका रीजन बताया, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है, उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है और वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और दूर होना ही तो जरूरी होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट। वैसे मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पता क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई चीज जो है, कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब वो पानी में कन्वर्ट होना शुरू होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप इस बात को समझिएगा कि ये मेल्टिंग पॉइंट की एक्चुअल डेफिनेशन है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हर चीज़ जो है उसको आप एक नज़रिए से नहीं देख सकते, वो एक चीज़ जो है और बहुत कुछ बता देती है। मेल्टिंग पॉइंट दो सब्सटेंसेस का ये भी बता देता है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है किस में ज़्यादा हैं। जैसे मैंने एक कंपैरिजन किया आइस का और रोम्बिक सल्फर का। ये सल्फर है ये बेसिकली, ओके। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन, while rhombic sulfur का 368 Kelvin. This shows that since here the temperature is high and here the temperature is low, these are not just figures. These figures also show that in case of ice, you need not give much energy. A little heat of about little तो नहीं है, खैर काफ़ी है ये, 273.16 केल्विन, फिर भी ये कम है, ओके। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ सफिशिएंट टू मेल्ट इट, टू ब्रिंग इट टू to change its state from ice to water. And similar is the case with the rhombic sulfur. Give it 368 Kelvin temperature and it will change its state from solid to liquid. But this figure is low and this figure is high. This shows that interparticle forces in
while comparing to both these substances, ice and rhombic sulfur, we need to provide a little heat to ice to change it to what? Change it to water, and more heat to rhombic sulfur to change it to liquid state. और इसके अलावा ये भी बताता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की कम है और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करते हैं, और इस इंटरेस्टिंग बात को डिस्कस करने के लिए हम ऐसे ही फालतू में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके बारे में एक छोटी सी और बात करेंगे, और वो बात क्या होगी वो देखिए आप। आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, बीकर ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, ओके। आपने क्या किया, अब इसमें ना आपने क्या किया है कि बर्फ़ ले ली हुई है, सिर्फ बर्फ़, ओके। आपने, अब मेरी बर्फ़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी, लेकिन जब आप घर में क्रिस्टल्स लेंगे, ये मैं गोले बना रहा हूँ, इसमें मार्बल ना समझिएगा, ये मैंने बर्फ़ अपने से बनाई है, ठीक है। आपके घरों में तो आइस क्यूब्स होते हैं, आप आइस क्यूब्स लेकर इसको कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए कभी भी घर में। ये आप कभी इसको ऐसे ही समझिए, जब भी कोई भी काम करिए, चाहे वो आसान लगे या आप माता या पिता के प्रेजेंस में करिए। ये वैसे एक नॉर्मल सा फिनोमेना है। इसके लिए आपको एक लैब थर्मामीटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक लैब थर्मामीटर आपने लिया और इसको इसमें इंसर्ट कर दिया, ये लैब थर्मामीटर है, ओके। ये लैब थर्मामीटर है और आपने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। लैब थर्मामीटर है और आपने इसको इंसर्ट कर दिया। मेरी इतनी सुंदर डायग्राम नहीं होगी, लेकिन आपके पास जो भी रिफ्रेशर या जो भी बुक होगी उसमें ये आप समझ लीजिए कि ये एक लैब थर्मामीटर है, ठीक है जी। ये एक थर्मामीटर है, ये एक थर्मामीटर है। आपने इसको आइस में इंसर्ट कर दिया है। आप टेम्परेचर देखेंगे, इसमें टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होगा, आप इसे हीट करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोज करो मैं इसको हीट करना शुरू कर देता हूँ। आई जस्ट स्टार्ट हीटिंग इट, ओके। आप इसको हीट करना शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हीट कर रहे हैं, जैसे मर्जी आप करिए। आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया, ओके। ये आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने एक लैब थर्मामीटर रख दिया हुआ है। इस लैब थर्मामीटर को होल्ड करने के लिए आपको एक स्टैंड का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो आप वो स्टैंड ज़रूर यूज़ कीजिए। खैर जो भी है वो आप करिए। तो आप अब चेक करेंगे कि ये जो थर्मामीटर है ये आपने इसमें डाला है, किसमें? आइस में। आप देखेंगे इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। आप चेक कर लें कि इसका इनिशियल टेम्परेचर आप चेक करें, पहली बार टेम्परेचर चेक करें तो आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। आइस मेल्ट होना शुरू कर देगी क्योंकि आपने इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू किया है। आपने दूसरी बार इसको चेक किया, आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। तीसरी बार चेक करेंगे, आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है, एक छोटा सा पीस रह गया हुआ, छोटा सा पीस आइस का, तो 0 डिग्री सेल्सियस। चौथी बार जब आप देखेंगे आइस पूरी तरह से मेल्ट हो गई होगी, तो हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। अब छोटी सी बात है, आप लगातार इसको हीट करते जा रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं रहा, वो 0 डिग्री सेल्सियस। 3 केसेस में आपने स्टडी किया, तीनों में 0 डिग्री सेल्सियस है ना। मैंने क्या बताया, आप हीट कर रहे हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो रही है, और ये मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। और फिर आप देखते हैं आइस पूरी तरह से मेल्ट होगी और सडनली टेम्परेचर राइज करना शुरू हो गया। पहले 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, आप तो पहले भी उसको हीट कर रहे थे, तो पहले टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा था? इंपॉर्टेंट बात ये है। तो इस इंपॉर्टेंट बात का रीजन जो है मैं आज जब आपको बताऊंगा, आप बताओगे सर ये तो ऑलरेडी आप बता चुके हो, तो लेकिन फिर भी आप सुनिए। आपने हीट प्रोवाइड करना शुरू किया एंड यू स्टार्टेड हीटिंग इट। आइस जो थी उसने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू किया और इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वीक होते गए, दूर होते गए। आइस लगातार हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये आइस। लेकिन आइस एब्जॉर्ब करके कर क्या रही है? आइस उसको स्टोर नहीं कर रही है, आइस उसको ऐसे छोड़ नहीं रही है, आइस उसको एब्जॉर्ब जरूर कर रही है, और उसको एब्जॉर्ब करके इंटर पार्टिकल फोर्सेस को
वीक करने में उसको इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, ठीक है। आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हीट आप प्रोवाइड करते जा रहे हैं, हीट प्रोवाइड तो करते जा रहे हैं और हीट एब्जॉर्ब हो भी रही है। वो हीट जो आप इसको, ये वेस्ट नहीं जा रही है। आप ये ना सोचिए कि वेस्ट जा रही है, क्योंकि आपको लगेगा वेस्ट जा रही है, क्योंकि 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री कुछ तो चेंज आ ही नहीं रहा ना, लेकिन वेस्ट नहीं हो रही है। वो अभी वो जो आइस है उस हीट को इस्तेमाल कर रही है। क्या इस्तेमाल कर रही है? वो इस्तेमाल कर रही है अपने पार्टिकल्स के डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। ओके, पार्टिकल्स के डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब सिंस आप हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, वो हीट इस्तेमाल होती जा रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं ना बढ़ रही। अब सिंस काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डज नॉट इंक्रीज, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट वो फिनोमेना है जब तक आखिरी बची हुई आइस का छोटा सा टुकड़ा भी जो है वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आप देखेंगे ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। चाहे इस काम के लिए 1 घंटा लग जाए, वो 1 घंटा पहले केस में स्टडी करोगे तब भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा और 1 घंटे बाद भी वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जब तक एक भी आइस का टुकड़ा, छोटे से छोटा टुकड़ा भी रह जाएगा। और जब वो टुकड़ा पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, तब जाकर आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू होगा। ओके, सो आई मस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगेन। The question was, where does this heat go? है ना, we are supplying heat, we are supplying this ice with heat, but the temperature is not changing. The temperature is 0 degrees Celsius, 0 degrees Celsius, 0 degrees Celsius. You keep on observing the temperature and you find that every time you observe the temperature it is 0 degrees Celsius. लेकिन वो कंडीशन ये है कि कम से कम एक भी आइस का पीस जो है वो बचा होना चाहिए, पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज this heat energy is actually used up in overcoming the forces of attraction. Forces of attraction of what? The forces of attraction between the particles of a solid during the change of state from solid to liquid. Okay? And here what happens? As I've already told you, the kinetic energy is not changing, and since the kinetic energy of the particles not changing, that is why the rise of temperature is not taking place. Since the rise of temperature is not taking place, that is the main reason why you find that every time you observe it as 0 degrees Celsius, and suddenly after some time, when all the pieces of those ice cubes are melt, you find that it suddenly starts increasing. You find that it is not 0 degrees Celsius now, it is 1 degree Celsius. So since it is 1 degree Celsius now, तो पता लग गया कि भाई एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है और इस्तेमाल भी हो रही है। पहले नहीं हो रही थी, पहले इस्तेमाल हो रही थी सिर्फ इंटर पार्टिकल फोर्सेस को वीक करने में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में नहीं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस को वीक करने में। और इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक हो रहे थे, उसके कारण क्या हो रहा था? मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था। आप आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू हो गए कि यहाँ पर बर्फ़ के साथ साथ पानी भी बनना शुरू हो गया, और फिर लास्ट में क्या होगा? बर्फ़ बिल्कुल पिघल जाएगी, एक आधा पीसी बचा होगा, तब तक भी 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। और जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा वैसे ही वो आपको पूरी तरह से टेम्परेचर आपको पता लग जाएगा कि बढ़ गया। खैर, दिस ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे थे ना, इट वॉज एक्चुअली गेटिंग हिडन विद इन द पार्टिकल्स। ओके, अच्छा, ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे थे इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट latent heat. We call it latent heat. So the amount of heat energy that is required to change the amount of, अब मैं जरा इसको चेंज करता हूं। ओके, so the amount of what is latent heat? अब ये टर्म है latent heat of fusion.
तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब जो आप बात करते हैं मेल्टिंग का फिनोमेना, ठीक है जी, ये द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन। जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही होती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही होती है, इस फिनोमेना को हम मेल्टिंग बोलते हैं, है ना। तो इस फिनोमेना को फ्यूजन भी कहा जाता है। याद रखिए, इस फिनोमेना को फ्यूजन भी कहा जाता है। किस फिनोमेना को? द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, solid to liquid. When we say solid to liquid means the phenomena is known as melting or it is also known as fusion. Okay, तो इसको मेल्टिंग भी कहते हैं, इसको फ्यूजन भी कहते हैं। लेकिन अभी मैं जो बात बताने जा रहा था वो ना ही मेल्टिंग के बारे में था, ना ही फ्यूजन के बारे में था, वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of a solid। कई बुक्स में आप देखेंगे 1 kg की जगह 1 यूनिट लिखा होगा। ओके, कोई बात नहीं, वो यूनिट जो है वो kg ही होगा। 1 kg of a solid into liquid at what? At atmospheric pressure, at its melting point। okay, so ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। what is latent heat of fusion? It is an important topic। okay, it is an important topic। what is latent heat of fusion? Latent heat of fusion is the amount of heat required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। okay, so latent heat of fusion is defined as the amount of heat energy required to change 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point। okay, अब एक और चीज मैं बताता हूं, जो अभी मैं पीछे बता रहा था आपको, फ्यूजन ऑफ आइस के बारे में बता रहा था, मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में बता रहा था, और मैं बता रहा था कि उसमें बिल्कुल भी टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता जब तक पूरी तरह से बर्फ जो है वो पिघल नहीं जाती। तो खैर आपको मैं बताऊं, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है, what do you mean by latent heat of ice? Latent heat of fusion of ice। latent heat of fusion of ice। okay, latent heat of fusion of ice। what is latent heat of fusion of ice? latent heat of fusion of ice is I must tell you, ये एक फिगर है, वो क्या है? 3.347 into 10 raised to power 5 joule per kg। ये इसको हम 80 किलो कैलोरी पर केजी भी कहते हैं। सो 3.347 into 10 raised to power 5 जूल पर केजी जो है वो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है। ओके, और ये एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब ये होता है we need 3.347 into 10 raised to power 5 joule per kg of heat to change 1 kg of ice into liquid state। if you want to change 1 kg of ice, if you want to change 1 kg of ice जो कि solid form में होता है, if you want to change 1 kg of ice into liquid, you have to supply it with 3.347 and 10 raised to power 5 joule per kg of heat, which is equivalent to 80 kilocalorie per kg। ठीक है जी, तो इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है। आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार बात है। और मज़ेदार बात ये है, आपने सुना ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस सपोज करिए। ओके, टेम्परेचर इसके ऊपर करेंगे तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होना शुरू करेगी, नीचे करोगे तो आइस जो है, अगर टेम्परेचर को नीचे करोगे तो वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास वाटर है और उसका टेम्परेचर आप नीचे करते हो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। और अगर
अगर आपके पास आइस है और उसका टेम्परेचर आप ऊपर करते हो तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, फ्यूजन उसका शुरू हो जाएगा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी और वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर, बट ऑलवेज रिमेंबर द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी, है ना। जो वाटर होगा, याद रखिए ये वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ आपके पास आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा ना, लिक्विड फॉर्म में ना, मोर एनर्जी, पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी एंड हियर पार्टिकल्स हैव लेस एनर्जी एज कंपेयर टू वाटर। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कि पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है और वाटर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में पार्टिकल की एनर्जी जो होती है कम होती है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न है जैसे आप सपोज करो, ये आपको क्वेश्चन भी आता है, ओके, विच इज़ मोर इफेक्टिव, विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, विच is more effective in cooling, ice at 0 degree Celsius or water at 0 degree Celsius? And my answer is, water at 0 degree Celsius has more energy, ice at 0 degree Celsius has less energy as compared to water. So since it has less energy as compared to water, it absorbs energy from surrounding, so that it absorbs the energy from the surrounding so that the energy of the particles increase. ये तो ऑलरेडी ज़्यादा होगा ना, इसकी तो एनर्जी पार्टिकल्स का बहुत कम होगा। तो जैसे सपोज करो बर्फ़ में आपने एक गर्म दूध का ग्लास जो है वो रख दिया, तो गर्म दूध का ग्लास जो है आपने रखा, तो अब वो गर्म दूध का ग्लास जो है वो अपनी सारी हीट जो है आइस को दे देगा और आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से आइस जो है कूलेंट का काम करेगी और वो गर्म दूध का ग्लास जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और दूध ठंडा हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी, यहाँ पर भी ठंडा होगा लेकिन उस तेज़ी के साथ नहीं जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर हुआ, और उतनी देर तक नहीं कर पाएगा जितनी देर तक ये कर पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वाटर के फॉर्म में है। ये वाटर है, आप इसमें एक गर्म दूध का गिलास रख देंगे। पुराने टाइम में ऐसे ही करते थे लोग, जब बच्चों को दूध पिलाना होता था दूध उबालते थे और फिर बर्फ़ में या पानी में उसको रख देते थे। पानी जो है कूलेंट की तरह काम करती थी, एब्जॉर्ब कर लेती थी हीट को और पानी गर्म हो जाता था और उसका टेम्परेचर, दूध का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता था। लेकिन अगर उसी गर्म दूध के गिलास को अगर आप बर्फ़ में रखेंगे तो वो सिर्फ थोड़ा ठंडा नहीं होगा बल्कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आइस के केस में ये एबिलिटी इसकी ज़्यादा है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, इसकी एबिलिटी कम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी इट हैज़ एनर्जी ना। एक लेवल होता है जिस लेवल तक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है ना, सैचुरेशन पॉइंट होता है, वहीं तक वो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जो है हो सकता है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। ये तो ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा लिए हुए है, तो अब ये और कितनी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो सकती है। तो मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट करता हूँ, The particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Since during the change of state from ice to water, heat energy equal to latent heat of fusion has been absorbed. In other words, we can say ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling a substance than water at 0 Celsius. तो हमने आज क्या पढ़ा? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने आज पढ़ा क्या कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हमने कहा यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, और दो कंडीशन थे, टेम्परेचर में चेंज करके या प्रेशर में चेंज करके, बढ़ाकर या कम कर कर, या टेम्परेचर को बढ़ाकर या कम कर कर आप ये चेंजेस जो ला सकते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया हाउ टू चेंज सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में हमने किस तरह से चेंज करना है हमने वो समझा, और हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा एक नए तरीके से कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। आज तक आपने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट वही
टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू होती है। फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको आइस का और रोम्बिक सल्फर का। आइस का टेम्परेचर 273.16 केल्विन होता है मेल्ट करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट होता है ये उसका, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर 368 केल्विन होता है। फिर हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा, आपको याद होगा मैंने लेटेंट हीट के बारे में बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है कि वी सप्लाई आइस विद एनर्जी एंड द टेम्परेचर स्टिल डजंट चेंज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि आप लगातार हीट सप्लाई करते हैं लेकिन देखते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। पहले केस में भी 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में भी 0, तीसरे में भी 0, लगातार आप देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। और फिर सडनली आप देखते हैं कि वो 1 डिग्री सेल्सियस पे 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसा क्यों होता है? क्यों लगातार इतनी देर तक वो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता? वेयर डज दिस हीट एनर्जी गो, हमने वो डिस्कस किया। हमने बताया कि वो एनर्जी जो है वो आइस एब्जॉर्ब करती है। क्यों एब्जॉर्ब करती है? This heat energy is actually used up by the ice in overcoming the forces of attraction between the particles of the solid. ठीक है ना? तो इस तरह से उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होती है। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने के कारण टेम्परेचर भी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लेटेंट हीट के बारे में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फिर हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो ये है। और फिर हमने पढ़ा कि जब हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.347 × 10⁵ जूल पर kg, व्हाट डज दिस मीन? तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, दिस मीन्स दैट this much energy is required by 1 kg of ice to attain its liquid state। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको, और हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। मैंने ये भी बताया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में मैंने आपको बताया विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, है ना? हमने ये पढ़ा विच इज़ मोर effective in cooling, ice at 0 degree Celsius or water at 0 degree Celsius, which is more effective? And the answer was quite clear. Ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling. Why? Because its particles have less energy as compared to water. The particles of water have more energy, while particles of ice at 0 degree Celsius have less energy. And since during the state of and during the change of state from ice to water, heat energy equal to latent heat of fusion, it has been observed. In other words, we can say ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling a substance than water at 0 degree Celsius. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो ज़रूर उसके बारे में बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई परेशानी आती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज के टाइम में आप जितना किसी को फ़ायदा पहुंचाएं उतना अच्छा है। पर्टिकुलरली देखिए, मैं आपको आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये वीडियोज़ उनके साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हमारा एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी चैनल है जिसमें आप हम 9th और 10th से रिलेटेड मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को उससे फ़ायदा हो सके। उसमें हम टेक्स्ट बुक तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो हैं उनको भी उसमें डिस्कस किया जाता है, उसको भी शेयर कीजिए। उसका नाम है मैथमेटिक्स विद BR शर्मा और बहुत अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की जाती है उसमें भी बच्चों को। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे इनकरेजमेंट मिलती है और लगता है कि वाकई में हम किसी को कोई फ़ायदा दे पा रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। गुड डे।